हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप जेई मेन में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और प्लान सिंपल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जेई मेन 2025 के पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें कहां पे ट्रैप्स हैं और क्या फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। सो कॉपी पेन रेडी कर लो, टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद दी शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले देखेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है भाई? f is such that a to b is a relation such that every element of a is mapped to unique element of b। अब आपको ये डेफिनेशन पता होगा, इसमें जो सेट a के एलिमेंट्स इनको क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेट b के जो एलिमेंट्स इनको क्या बोलते हैं अपन? कोड। क्या बात ठीक है? ऐसे कुछ। इसके अलावा आप थोड़ा और देखोगे तो अगर मान के चलो f ऑफ a इज इक्वल टू b लिखा है, तो इसको बोलते हैं ए का जो इमेज है वो क्या है? बी है। और बी का जो प्री इमेज है वो क्या है? ए। ऐसी कुछ बात होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इमेज और प्री इमेज बोल सकता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी पार्ट पे आते हैं विच इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला आता है विच इज वन वन। वन वन को अपन और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या है कि आप इसको डेफिनेशन वाइज देखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, सेट ऐसा कुछ बनाया ए बी सी, और इधर मैंने लिख दिया सपोज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको पता है कि ए के साथ मैपिंग ऐसी हो गई, बी के साथ ऐसी एंड सी के साथ, ठीक है। ये क्या है? वन वन फंक्शन। आपको समझ में आ रहा है वन वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो वन के कितने प्री इमेज है? एक ही है। टू के कितना प्री इमेज है? एक ही है। थ्री के भी कितने प्री इमेज है? एक ही। ऐसा कुछ। तो अगर प्री इमेज एक से ज्यादा आ गया, प्री इमेज किसी भी बी के एलिमेंट के लिए प्री इमेज एक से ज्यादा आ गया, तो वो वन वन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? मैनी वन कहलाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो कि मैनी वन के लिए लिखना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी लिख दिया, और इधर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ए के लिए सपोज इसकी मैपिंग इसके साथ है, बी की भी मैपिंग इसके साथ एंड सी की मैपिंग 2 के साथ। तो अगर इसको देखोगे तो आपको लग रहा है कि एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा है जिसके लिए कितने प्री इमेज है? 2 प्री इमेज है, विच इज वन। वन के लिए 2 प्री इमेज है, एक ए है और एक बी है। तो ये जो फंक्शन है कैसा है? मैनी वन। क्या है बात ठीक है? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एटलीस्ट वन एलिमेंट of set B have more than one pre-image। और यहां पे लिख सकते हैं अपन कि ऑल द एलिमेंट्स या फिर नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैज मोर देन वन प्री-इमेज। क्या बात ठीक है? ऐसे कुछ। इसके अलावा दूसरा वन वन को अपन और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू की बात कर ले तो ऑन टू और इन टू। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? अगर मैं बोलूं तो ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन जो होता है, जो होता है इक्वल टू क्या होता है भाई? रेंज। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसको अगर मैं डेफिनेशन वाइज लिखने की कोशिश करूं तो यहां पे बोल सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। क्या बात ठीक है? यानी जितने भी बी की सेट के एलिमेंट्स होने हैं उन सबका एक ना एक क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। वैसे अगर इनटू की बात करूं तो इनटू के लिए क्या बोल सकते हैं अपन? रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें इक्वलिटी नहीं लगा रहा, तो कि इक्वलिटी लगाएंगे तो अगर ये इक्वल हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? ऑन टू ही बन जाएगा, फिर ये इनटू नहीं रहेगा। ठीक बात है। इसके अलावा अगेन इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिख दूंगा कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी आप कोई भी प्री इमेज
नहीं होगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, इनटू फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन भाई? ऐसा फंक्शन जिसके लिए जो ऑन टू एज वेल एज ए फंक्शन विच इज ऑन टू एज वेल एज 1 1 1 1 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को और अच्छे से अगर मैं समझाना पाऊं तो बोलना चाहूं तो ये हो जाएगा फंक्शन विच इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल बोलने का मतलब ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक बात है, इनवर्स की बात इनवर्स में कर लेंगे अपन। हाँ जी, कहां पे एफ ऑफ एक्स लगा दे, जहां पे ए फंक्शन विच इज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो यहां तक तो अब तुमको आते होगा पहले से, है कि नहीं? ठीक है, कोई नहीं। अब देखो वापस दूसरे पार्ट पे आते विच इज नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, वन वन फंक्शंस कितने हो सकते हैं और मेनी वन फंक्शंस कितने हो सकते हैं। ऑन टू फंक्शंस बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में बिल्कुल पूछे जा सकता है। तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस की बात करें, कुछ तो मैंने गड़बड़ लिख दिया ना यहाँ पे। अगर मान के चलो सेट ए एलिमेंट जो हमारे पास है, सेट ए, इसमें हमारे पास एम एलिमेंट्स और सेट बी में एन एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस बताने हैं कि टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, तो वो हमारे पास आते जाएंगे। आप सिंपली इधर जो है हमारे पास ये ए है एम एलिमेंट्स और इधर है हमारे पास सेट बी, इसमें हमारे पास एन एलिमेंट्स। तो टोटल फंक्शंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ऐसा सोचो कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट के लिए बात करूं तो इस एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शंस है, एन ऑप्शंस है, क्योंकि इधर एन एलिमेंट्स है। तो पहले वाले के लिए एन ऑप्शन, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए भी कितने ऑप्शंस है, एन ऑप्शंस है, इस वाले एलिमेंट के लिए भी कितने ऑप्शंस है, एन ऑप्शंस। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करते जाऊं तो ये जो एन है कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, इस mth एलिमेंट के लिए भी एन ऑप्शन है, तो ये जो एन है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एम टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस आएंगी वो आ जाएगी हमारे पास एन रेज टू द पावर m। ये टोटल फंक्शंस की बात करिए अपन, है ना। अब इसमें अपन ने अभी अगर अपने को मेनी वन भी बताना हो और वन वन भी बताना हो तो मेनी वन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वन वन के लिए अगर मैं देख लूं तो वन वन के लिए क्या होगा कि सिंपली कि इस वाले के लिए अभी भी कितने ऑप्शंस हैं, एन ऑप्शंस है। मैं अगर इस वाले एलिमेंट के लिए बात करूं तो वन वन के लिए हो जाएगा टोटल पहले वाले एलिमेंट के लिए एन ऑप्शंस, इस वाले एलिमेंट के लिए अब कितने हो जाएंगे, अब ये वापस मैप नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले थर्ड वाले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। और ये कहां तक मल्टीप्लाई होते जाएगा, एन माइनस एम प्लस वन तक। ठीक बात है। तो ये टोटल आ गया क्या, वन वन फंक्शन। टोटल वन वन फंक्शन पता है तो मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल फंक्शन माइनस वन विच इज एन रेज टू द पावर एम माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेकर कहां तक, एन माइनस एम प्लस वन। ठीक बात है, ऐसा कुछ। तो ये तो सिंपल से थे, मतलब इसमें आई थिंक सबको ये आता ही होगा। क्या, हाँ भाई लिख लेना एनपीएन, ठीक है, एनपीएन भी लिख सकता है ना, बिल्कुल सही बात लिख सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के फॉर्मूला होता है हमारे पास, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूले से पहले
ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमें क्या डेफिनेशन क्या पढ़ा अभी अपन ने, कि जो बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स है सबका एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए, जितने भी सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि इधर मैंने ए बी सी डी और इधर 5 एलिमेंट रखे और इधर रख दिया मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इसमें ऑन टू फंक्शन तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरे को पता है कि ये मैक्सिमम कितने से मैप हो सकता है, एक से, ये भी एक से, ये भी एक से। अगर सबको एक एक से मैप कर दोगे तो एक एलिमेंट तो बच ही जाएगा, है ना, उसकी तो मैपिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि सबकी एक ना एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए जो सेट बी के एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कौन से बड़े होने चाहिए? ये बड़े होने चाहिए, तभी अपन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन है तो उसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे? 0, ठीक है। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या होता है कि मान के चलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो है हमारे पास n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो कितने हैं? m है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन के गो 0 से लेके के जाएगा हमारे पास, वापस इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पहले वाले एलिमेंट के लिए m ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा के गो 0 से लेके n तक -1 रेज टू द पावर k, और ये बन जाएगा n, ये हो जाएगा हमारे पास m c k, और ये हो जाएगा m माइनस k रेज टू द पावर n बनते हो जाएगा, ठीक है। और लेट मी चेक फॉर्मूला, पहले एक बार देख लेने दो। तो आई थिंक ये मस्ट प्रोबेबली सही लिखा है, मेरे को लग रहा है ना, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ पे एम सी के लिखा तो है, ये बोल रहा है सेम ही लिखा है, मेरे को लगा सही लिखा है ना, सेम लिखा है, मेरे को लग रहा है ना सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है ना, ठीक है। बेटर लिखा है मैंने, है ना, बढ़िया है ना, साले तेज बनेगा तू, हाँ ठीक है, ठीक है। तो परफेक्ट बात है भाई, फॉर्मूला याद कर लोगे क्या? एक तो तरीका ये है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि मान के चलो कि ए में 5 एलिमेंट्स है, सपोज ए में 5 एलिमेंट्स है गाइस, n ऑफ ए इज इक्वल टू 5 और n ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं? 3, है ना। तो आपको दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बेसिकली कि इन 3 एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स है इनको 3 ग्रुप में बांटना है। तो 5 एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में कैसे बांट सकते हो? या तो 2 हो जाए, या तो 2 हो जाए या फिर 1 हो जाए। एक ग्रुप ये हो सकता है, इसके अलावा एक ग्रुप क्या हो सकता है? या तो 3 हो जाए या फिर 1 हो जाए और 1 हो जाए, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं हो सकता, है ना। अब इसका आंसर निकालना में आता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे? नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप से। इसका आंसर निकालोगे तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू नंबर ऑफ ग्रुप और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या दिख जाएगा हमें? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ठीक बात है भाई, ऐसा कुछ। तो आई थिंक यही तरीका यूज करना है। ये फॉर्मूला पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था, अगर याद हो तो, ठीक है। अब वन वन और मेनी फंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके? अब तो तुम्हारे पास, तुमने क्योंकि एओडी पढ़ लिया है, तो 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो अपन पढ़ते थे फंक्शन में, विच इज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? एफ ऑफ x2 इफ x1 इज इक्वल टू x2। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं आया, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं आया, तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1। और अगर इसके अलावा और कोई रिलेशन आ गया, कि सपोज ऐसा आ गया कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, मैंने क्या करा? एफ ऑफ x2 करा, इसमें एक तो रिलेशन ये आया, ये x1 इक्वल टू x2 है, और साथ में ऐसा कुछ आ गया x1 इज इक्वल टू माइनस x2,
तो ऐसा कोई भी रिलेशन आएगा तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, मैनी वाला। तो दिस इज मैनी, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, ग्राफ। दूसरा तरीका क्या है भाई, ग्राफ। ग्राफ बना के कैसे करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को दो एक या एक बार से ज्यादा कट करता है तो कैसा हो जाएगा, मैनी। कि सपोज ग्राफ ऐसा कुछ है, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, बस एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो कैसा हो जाएगा, 1 1। 0 पॉइंट से भी कट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि मतलब एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। मैनी वन के लिए क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा विल कट, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारे बनाएंगे, उनमें से कोई एक होगा जो ग्राफ को क्या कर लेगा, एक या एक से ज्यादा एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करेगा। विल कट द ग्राफ एट मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 1 पॉइंट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो क्या बन जाएगा, मैनी वन। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या है, डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव वाला तरीका क्या है भाई, कि आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है तो कैसा हो जाएगा, 1 1। तो तीसरा तरीका ये है हमारे पास डेरिवेटिव। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीज, तो कैसा हो जाएगा, 1 1। इसमें अगर मैं बात करूं तो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसमें क्या बोलेंगे भाई अपन, और ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम, ठीक है। अब इसमें एफ डैश एक्स के टर्म में अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो लेस इक्वलिटी दिख रही होगा ना, ये इंस्टेंटेनियस होगा, किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए 0 होगा तो ये फिर मैन्युअल बन जाएगा, ठीक बात है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसमें आप बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी 0 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी कुछ बात, ठीक है। तो यहां तक किसकी बात कर लिया अपन ने, 1 1 फंक्शन और मैन्युअल फंक्शन के। 2 पार्ट हो गए आई थिंक, लिख लिया था ना, ठीक। ऐसी कोई चीज थी जो तुमको नहीं आती थी, सभी आते थे, फॉर्मूला तो याद ही होंगे, नहीं तेरे को याद थे, लिख लिया था, कहाँ से लिख लिया था, ठीक है। अब टाइप ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है फंक्शन का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर ये आपको आता है तो मस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट पे क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर चांसेस है कि डोमेन से पूछेंगे, है ना। तो कोई भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो वो ऐसा कुछ दिखता है, log ऑफ एक्स टू द बेस ए, अगर एफ एक्स की बात करो। अब इसमें 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले एक्स जो होता है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस होता है यानी ए, या तो वो भी किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब इन 2 पार्ट के लिए अलग अलग ग्राफ होते हैं कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये ए ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ बनाया, ठीक है। एक और मैं ग्राफ बनाता हूं ऐसा कुछ, ये जो ग्राफ बनाया किसके लिए बनाया भाई, एन लेस देन 1 के लिए बनाया, ठीक बात है। तो ये दोनों ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि जो भी इनपुट जाना चाहिए लॉग के अंदर वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। और इसका जो रेंज आता है, रेंज आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डोमेन जो है, डोमेन आ रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके 0 से लेके इंफिनिटी, और रेंज जो आ रहा है हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक बात है, ऐसा कुछ। और ये जो फंक्शन होता है कैसा होता है, 1 1 फंक्शन होता है।
रेंज हो जाएगा कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, परफेक्ट है। ऐसा कुछ कट करना पड़ेगा वीडियो में, है ना, कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, एडिटर का काम बढ़ रहा है ना। ठीक है, दूसरे फंक्शन की बात करते हुए विच इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आते नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी हम इसको याद रखेंगे। सिग्नम फंक्शन के लिए बात करें तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये ऐसा कुछ दिखता है कि सिग्नम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दोगे, कुछ भी पॉजिटिव इनपुट दोगे तो ये क्या बना देगा, 1 बना देगा। नेगेटिव इनपुट देंगे तो क्या बना देगा उसको, -1। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इनपुट देगा तो क्या बना देगा उसको, 0। यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आएगा, x इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा, और x लेस देन 0 के लिए क्या बनते हुए दिखेगा, -1। इसका कर्व, इसका जो डोमेन होगा ये हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल, और रेंज जो हमारे पास आते दिखेगा वो हो जाएगा रेंज। रेंज में इसमें तीन ही एलिमेंट होंगे विच इज -1, 0 एंड 1 आते दिखेगा। ठीक है, ऐसे कुछ। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इसका ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, और 0 पे ऐसी कुछ वैल्यू आती हुई दिखेगी। क्या बात ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इसको GIF भी बोलते हैं, और ये ऐसा कुछ होता है fx इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करने पे ये ऐसा कुछ बनता है, और 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होगी। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी और लेस देन 2 होगी तो ये 1 बनता हुआ दिखेगा। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 होगी तो 2, और ऐसा सो ऑन। वैसे अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1 होगी तो ये -1 बनते हुए दिखेगा। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन ये हो जाएगा -1 एंड ग्रेटर देन -2, और इक्वल टू ये क्या बनता हुआ दिखेगा, -2 एंड सो ऑन। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता हुआ दिखता है, इसको अपन स्टेप ऑफ फंक्शन में बोलते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ बनते हुए दिखता है। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन हमारे पास आता है क्या, R ऑल रियल वैल्यूज, एंड रेंज जो हमारे पास आता है ये आता है Z। जितने भी इंटीजर है सारे के सारे इसके रेंज में आते हुए हमें दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और इसका भाई है भाई, वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे कुछ डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वापस, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है तो ये जो बनता हुआ दिखेगा x बनता हुआ दिख जाएगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये बनता हो जाएगा लेस देन 2, तो ये बनता हुआ दिखेगा हमारे पास x-1, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 हो जाएगा तो ये बनता हुआ दिखेगा हमें x-2 बनता हुआ दिख जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू जब ये हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास x+1, वैसे ही एंड सो ऑन चलता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनते हुए दिखता है, ये ग्राफ दिखती है पैरेलल लाइंस दिखती है ऐसे। ऐसी कुछ लाइन बनती हुई दिखेगी। ये जो लाइन है ये हमारे पास ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये -1 है, -2 एंड -3 है। ऐसी कुछ लाइन बनती है। इसका जो डोमेन आएगा हमारे पास, डोमेन आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल, और रेंज जो आते हुए दिखेगा क्या दिखेगा भाई, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच। 1 इंक्लूडेड नहीं होता है, 0 इंक्लूडेड होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन भी होता है जिसका पीरियड कितना होता है भाई, 1 होता है। वन होता है इसका पीरियड। ठीक बात है। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में, क्या हो जाएगा, एफ एक्स बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ
ठीक है, ऐसे कुछ। इसके अलावा दोनों की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि बॉक्स एक्स और जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है दोनों एक ही साथ आते हैं। इस पे जेईई मेंस में ज्यादा क्वेश्चन पिछले साल तो नहीं पूछे गए, मैंने तो एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है ना, तो अभी के लिए पता नहीं अगले साल आएगा नहीं आएगा, इस साल आएगा नहीं है, बट चांसेस कम है कि इस पे कम क्वेश्चन पूछते हैं अभी तक। कभी भी बॉक्स एक्स प्लस आई की बात करें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बॉक्स एक्स और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई आता है दिख जाएगा, ठीक बात है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं एक्स प्लस आई तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं माइनस एफ एक्स, अगर माइनस आपको बाहर निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू इंटीजर है, और जब एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये बनता है देखिए बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस ऑफ बॉक्स एक्स माइनस, ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। सिमिलरली इसकी मैं बात करूं तो वापस दो केसेस लेंगे यहाँ पे, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब x की वैल्यू इंटीजर होगी तो ये बॉक्स क्या बना देगा, उसको जीरो बनाते हुए दिख जाएगा, और ये क्या बना देगा, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आती है कैसी आती है, जीरो या फिर पॉजिटिव। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास which is, इसमें भी दो केसेस बनाएंगे, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब x की वैल्यू इंटीजर है तो ये क्या बन जाएगा, जीरो आते हुए दिखेगा क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस वन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो वापस जब इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, जीरो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास जीरो, एंड जब x की वैल्यू x इंटीजर नहीं है तो ये क्या बनता हुआ दिख जाएगा भाई, ये वन आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते विच इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस में जो पिछले साल की बात करूं तो सबसे ज्यादा इस पे आया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि मान के चलो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन डिफाइंड है वन अपॉन जी एक्स, तो जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है तो उसके अंदर से इसका जो आउटपुट होना चाहिए पक्के से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आपको ये करना है कि जी एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तीसरी लिखा है वन अपॉन रूट जी एक्स, तो रूट के भी अंदर है और डिनोमिनेटर में भी है, तो जीरो नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से जो जी एक्स आना चाहिए क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन जीरो। वैसे लॉग वाली की बात कर ले तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, ये हो जाना चाहिए कि जो जी एक्स होना चाहिए यानी जो इनपुट होना चाहिए, ये इसके लिए इनपुट है, ये किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए जीरो से, एंड ए शुड नॉट इक्वल टू, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बेस भी रहता है वेरिएबल, तो आपको वहां पर ये चीज यूज करनी पड़ेगी, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात भी याद रखनी है कि इनवर्स में बस ज्यादातर इसी पार्ट पे पूछते हैं वो लोग, क्या पूछते हैं कि इन सब का डोमेन की बात कर लेते हैं ना, कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है तो वो कहां से कहां तक होता है, ये हो जाएगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस वन से लेके वन तक। इसकी मैं अगर डोमेन की बात करूं तो हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, विच इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेके इंफिनिटी। tan इनवर्स एक्स और tan cot इनवर्स एक्स की बात करूं तो इसका जो डोमेन होता है क्या होता है, x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो वो उस पे क्वेश्चन नहीं आते, बस इसी चार पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनवर्स आपने नहीं भी पढ़ा, अगर इस बात का नॉलेज है आपको तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है जेईई मेंस में, ठीक है, परफेक्ट है। रेंज की बात कर लेते हैं, डोमेन में बस इतना ही आपको। तो रेंज के लिए अगर मैं बात करूं तो रेंज ऑफ ऐसे ही कुछ फंक्शंस के रेंज के बारे में आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालना सबको आता है ना, अगर a की वैल्यू, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की बात करें, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए से लेके इंफिनिटी तक। ये रेंज कब होगा, जब x की वैल्यू रियल है, अदरवाइज ये रेंज नहीं होगा। x की वैल्यू अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं a की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो इसका जो रेंज आते हुए दिखेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके
माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस डी बाई 4, ऐसा कुछ बनता दिख जाएगा। परफेक्ट है। इसके अलावा एफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर अपन लीनियर का रेंज कैसे निकालेंगे? अगर मान के चलो आपके पास y इज इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन में ऐसा कुछ दे रखा है सी एक्स प्लस डी, तो इसका रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x को किसके टर्म में लिख देंगे, y के टर्म में, और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होगा उसको शुड नॉट बी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सी वाई एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको अगर मैं x कॉमन निकालू तो ये बन जाएगा सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डी वाई। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी b माइनस डी वाई अपन ये हो जाएगा सी वाई माइनस ए। तो यहां से ये टर्म जो होना चाहिए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी y शुड नॉट बी इक्वल टू a बाई सी। तो जो रेंज आ जाएगा यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा r माइनस a बाई सी। ऐसे कुछ हमें रेंज निकालना है किसका, लीनियर अपॉन लीनियर का। ठीक बात है। ऑब्वियसली इस बार क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी याद रखो, क्या पता उनका मूड अच्छा हो, तुम्हारे शिफ्ट में दे दिया है ना। आता है ऐसे क्वेश्चन में, फिजिक्स में तो मैंने देखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गए। मैथ्स में का पता नहीं, कैलकुलेशन तो दे ही देते उसमें ना, करते रहो है ना। ये इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन का मतलब लीनियर अपॉन सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल। इसमें आपको बस ये तीन याद रखना है, विच इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो, या फिर वन अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसमें देखो वन अपॉन क्वाड्रेटिक तो वैसे भी निकाल सकते हो नॉर्मल तरीके से, कि बेसिकली क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो और वन अपॉन एक्स का देख लो कहां से कहां तक होगा। ठीक है। इसके अलावा इनके लिए आपको क्या करना है कि सपोज अगर ऐसा कुछ फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में ऐसा कुछ लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ, या तो ये लिखा हो या फिर ऐसा कुछ लिखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस डी। तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि एक्स में क्या बनती हुई दिखेगी, क्वाड्रेटिक। तो पहला स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप क्या करना है भाई, जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म बन रहा है उसमें डी की जो वैल्यू पुट करनी है, हमें क्या पुट करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो उसमें वाई में एक इनइक्वालिटी बनती हुई दिखेगी। वहां से जो वाई की वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी रेंज बनती हुई दिख जाएगी। क्या ये बात ठीक है? कैसा आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम से लेकर आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इस कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये दिख ही जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया इसको, लिखो लिख। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक मैंने सब कुछ मेंशन करा है क्या, कुछ छोड़ा? कहाँ पे? बी नेगेटिव नहीं हो सकता? फिर बी का साइन बोला है कि ए साइन, ए पॉजिटिव है या फिर बी पॉजिटिव बोला है, ऐसा करनी है? कीड़ा है ना, बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, कुछ कर दे क्या इसका? क्या बोला था मैं, बता बता बता। नहीं बताएगा, क्लास के बाद लड़ाई करना इधर नहीं है ना। ठीक है भाई, कुछ देख ले इधर है ना सिमक। कुछ और तरह के फंक्शंस की बात करते हैं, इवेंट फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवेंट फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया तो वो जो फंक्शन होगा कैसा हो जाएगा, इवेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक बात है, पहली बात। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया, एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जो इवेंट फंक्शन के जो भी कर्व बनते हैं या फिर ग्राफ बनते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं किसके अबाउट, वाई एक्स के अबाउट। तो यहां से हमारे पास इवेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवेंट फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसके अलावा एक और चीज इसमें लिख सकते हो, जो इसका डोमेन भी होता है ना वो भी सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे लिखना ना, ये इंपॉर्टेंट है कि डोमेन ऑफ इवेंट फंक्शन एंड ऑड फंक्शन दोनों के लिए सिमेट्रिक होता है। डोमेन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब होता तो बहुत कुछ है, रुक जा। ठीक है,
अब इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो कि डोमेन इज ऑल्सो सिमेट्री का मतलब क्या है कि मान के चलो क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है ना, सॉरी ऑड फंक्शन होता है। y इज इक्वल टू सपोज लिख दिया मैंने cos x। cos x पता है कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। अगर मैं लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोला रहता है कि x जो है वो ऐसा कुछ गिवन है -3 से लेके 5, तो इसके लिए ये इवन फंक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि सारे x जो भी डोमेन में उन सबके लिए f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ -x। तो यहां से वो बात वैलिड ही नहीं हो पाएगी। तो ये बात याद रखना है कि सिमेट्री का मतलब ये होता है। तो ये जो फंक्शन है इसके लिए इवन नहीं है। बस cos x की बात करें और x की वैल्यू रियल हो तो उस केस में क्या बोल देंगे कि ये इवन है। ठीक बात है, बस छोटी सी बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड में ऐसा ही कुछ होगा कि इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस x, ऐसा कुछ है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, ऑड फंक्शन। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट अपन क्या ऐड कर सकते हैं कि ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी, ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन, या फिर ऑरिजिन के अबाउट क्या है भाई, सिमेट्रिक है। इसमें भी क्या बोलेंगे भाई, ये वाला टर्म होना चाहिए कि डोमेन जो होना चाहिए ऑल्सो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक बात है, अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए भी अपन ऑड फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मान के चलो यही क्वेश्चन में ये रहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स बस कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर ये डोमेन होता तो फिर ये ऑड फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक बात है। इसके अलावा एक और छोटा सा फंक्शन है विच इज आइडेंटिकल फंक्शन। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते बट कभी कभी मल्टीपल चॉइस में दिख जाएंगे एडवांस वगैरह के पेपर में कि आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स को आइडेंटिकल तब बोलेंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी एक्स रेंज ऑफ एफ एक्स जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज ऑफ जी एक्स। इसके साथ साथ फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जी एक्स। जितने भी एक्स है एफ एक्स और जी एक्स के डोमेन में उन सारे एक्स के लिए एफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, जी एक्स के। यानी दोनों का कर्व बनाओगे तो क्या दिखना चाहिए, एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए। तभी ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल फंक्शन, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्या ये बात ठीक है? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई दो भी होगा तब भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। ठीक बात है। जनरली आपको डोमेन के लिए ध्यान देना पड़ता है, रेंज वगैरह तो ठीक ठाक दिख जाती है, डोमेन बस देख लोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कि आइडेंटिकल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन की बात करते हैं विच इज पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा बोल लो, फिर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एफ ऑफ एक्स प्लस टी, अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, पीरियोडिक फंक्शन। क्या ये बात ठीक है? और इस फंक्शन का जो टी होगा वो क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाता है। देखिएगा, तो दिस इज, ये रिलेशन आने के बाद हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना है, टी है। वैसे एक और चीज डिफाइन होती है विच इज फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है कि वो टी के स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो जाए, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ एक्स द स्मॉलेस्ट टी फॉर विच, ऐसा कुछ सिचुएशन, वो छोटी से छोटी टी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स के इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंडामेंटल पीरियड है। फॉर एग्जांपल की अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड आपको पता है कितना होता है, 2 पाई, लेकिन साइन एक्स का पीरियड 4 पाई भी होता है, 6 पाई भी होता है, 8 पाई भी होता है, ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जो फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई।
कि सबसे छोटी वाली बात। हाँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, यस, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टी, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टी फॉर विच एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स की इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा कि इफ एफ एक्स का पीरियड अगर आपको टी दे रखा है, एफ एक्स का पीरियड कितना गिवन है भाई, टी दे रखा है, देन द पीरियड ऑफ एफ के एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आते दिख जाएगा टी अपॉन मॉड ऑफ के आते दिख जाएगा, ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक बात है कि अगर मान के चलो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 विच इज पाई 1, ठीक है। और सपोज दो हमारे पास फंक्शन है, इसका पीरियड है हमारे पास t1 और इसका पीरियड कितना है t2, तो fx का पीरियड कितना आता दिख जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम ऑफ t1 एंड इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा fx का पीरियड बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक बात है, ऐसी कुछ हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कोई पीरियड नहीं हो सकता है ना। ये एक क्वेश्चन मतलब जनरली आपको याद रखना है कि इसका जो पीरियड आता है कि आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो कितना आते दिखता है, पाई आते दिखता है, लेकिन इसका पीरियड जो एक्चुअली में होता है कितना होता है, पाई/2 आता है। वो चेक कैसे करेंगे, एक्स को एक्स प्लस पाई से पुट करके देख लो तो आपको सेम ही चीज बनते हुए दिख जाएगी। ठीक है, परफेक्ट है यहां तक आई थिंक आपको। तो अगर मान के चलो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालोगे कि मान के चलो एफ एक्स आपके पास लॉग एक्स है और जी एक्स कितना है साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स जो बनता है वो दिख जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कि बेसिकली लॉग ऑफ साइन एक्स, यानी जो पहले इनपुट एक्स था अब वो इनपुट क्या हो जाएगा जी एक्स, यानी लॉग की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स। अगर इसकी डोमेन की बात करेगा इस लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, आपको पता है कि लॉग के अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी बेसिकली इस बार साइन एक्स किससे बड़ा होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो साइन एक्स 0 से बड़ा कब होता है, जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को कैसे लिख सकते हैं अपन, ये हो जाएगा डोमेन 2n पाई से लेकर कहां तक 2n पाई प्लस पाई, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। 2n पाई से लेके इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर कहां तक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, नेक्स्ट वाला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक बात है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात कर ले तो रेंज क्या हो जाएगा, इस रेंज आते हुए दिख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो साइन एक्स जो वैल्यू देगा कहां से कहां तक देगा 0 से लेके 1 तक वैल्यू आते हुए दिखेगा। तो 0 से 1 के लिए जो इसका रेंज आते हुए दिखेगा हमारे पास, ये अगर तुम log x का ग्राफ बनाओगे तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखता है, ये x की वैल्यू 0 हो गई और ये 1 हो गई, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आते दिखेगी -∞ से लेकर कहां तक 0 तक, और 0 पे क्या हो जाएगा क्लोज बनते हुए दिखता है। ठीक है, वैसे ही आप g ऑफ f(x) का भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज मेंशन नहीं, आपको याद रखनी है ना, सॉल्व नहीं करना है कि अगर f(x) आपके पास x अपॉन √1 + x² है तो f ऑफ कितनी बार n टाइम्स, ये जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बनता है ये बनता है x अपॉन √1 + nx²। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे 100% क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के ये नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली कुछ और पूछ लेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अबे साले इसमें मत बोला कर, कैन यू वेट फॉर अ सेकंड और मोर। ठीक है भाई, जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। यूट्यूब पे आ जाएगा ना, चैनल बैन हो जाएगा ये बात बोलेगा तो। अरे मतलब ब्लैक पेन दियो मैं क्या थोड़ा हटाना, इतना परफेक्शन। फंक्शनल इक्वेशन पे आते हैं। फंक्शनल इक्वेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है अपने को। आप शॉर्ट नोट्स में जनरली क्या याद रखोगे कि अगर f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये रिलेशन दे रखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आ भी सकते हैं आपके टाइम भी। ये जो फंक्शन होता है क्या हो जाता है, f(x) बन जाएगा हमारे पास 1 ± x⁻n, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन है तो n क्या होगा 0 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ होते दिखेगा।
और आपको इसमें एन की वैल्यू क्या होगी फिगर आउट करनी पड़ेगी कि एन की वैल्यू क्या होगी। वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा इन जिससे आप एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरह का ऐसा कुछ फंक्शनल इक्वेशन दिखेगा, एक दूसरे तरीके का फंक्शनल इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा कि आपको एफ एक्स प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इवन है और इसकी वैल्यू जी एक्स दे रखी है ना। यहां से आपको क्या फिगर आउट करना है, एफ एक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो नहीं रहेगा तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो गया, फिर सॉल्व क्या करेंगे, है ना। तो यहां से आपको क्या करना है कि एक स्टेप फॉलो करना है, विच इज एक्स को किससे रिप्लेस करना है, वन अपॉन एक्स। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स बनता हुआ दिख जाएगा और ये बन जाएगा जी ऑफ वन अपॉन एक्स। अब इन दो इक्वेशन से आपको क्या एलिमिनेट करना है, एफ ऑफ वन बाई एक्स एलिमिनेट करना। वो कैसे करेंगे, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इधर ए से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ। यहां से आप एफ एक्स डायरेक्टली निकाल सकते हो एलिमिनेट करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना आपको। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स या फिर थ्री माइनस एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वन माइनस एक्स या फिर थ्री माइनस एक्स। और सेम काम करना होगा उसमें, वन माइनस एक्स वाले टर्म को क्या करोगे आप, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक बात है, तो बस इतना आपको याद रखना है फंक्शनल इक्वेशन में। ठीक है भाई, एक और पार्ट पे आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जेईई मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को याद रखेंगे। जेईई मेंस के लिए भी आपको ये वाला सेक्शन याद होना चाहिए जो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ गिवन है ना, और एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे कि शिफ्ट द ग्राफ राइटवर्ड What are you doing? shift the graph in the left by a units। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनते हुए दिख जाएगा, ये अगर तो ये एक पॉइंट हो जाएगा ए, अगर इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा और सेमी कच ऐसा कुछ। ठीक है, अगर एफ ऑफ इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट द ग्राफ इन राइट बाई ए यूनिट्स। ए यूनिट से राइट में अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास क्या आते दिखेगा, ये बनते हुए दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड की बात करते हैं। इसमें अगर एफ ऑफ एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, हमें किसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स प्लस ए का। तो इसमें हो जाएगा शिफ्ट द ग्राफ अपवर्ड बाई ए यूनिट्स। ए यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। ये जो पॉइंट हो जाएगा ए आते हुए दिख जाएगा, यानी 0, ए हो जाएगा। इसमें हो जाएगा शिफ्ट द ग्राफ बाई ए यूनिट्स डाउनवर्ड। अगर इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0, और ये ऐसा ही कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इस तो जब भी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे लिखो स्क्वीज द ग्राफ, या फिर ऐसा लिख लो कंप्रेस द ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर देंगे, ग्राफ को कंप्रेस कर देंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। कंप्रेस कर देंगे बेसिकली इसको ऐसे चपटा कर। वैसे अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये हो जाएगा स्ट्रेच द ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको क्या कर देंगे अपन, स्ट्रेच कर देंगे। तो ये जो ग्राफ बनता है वो दिखेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। याद रहे कि जो वैल्यू है फंक्शन की वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। बस क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और
कंप्रेस कर देंगे। क्या जरूरत नहीं है उसके लिखने की। बाई ए टाइम्स क्या होता है ना कि ए की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है ना, तो बाई ए टाइम्स यहाँ पे तो समझ में आता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट ठीक है। वैसे ही इसके दूसरी पार्ट की बात करें तो अगर y इज इक्वल टू ए टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ बनाना है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें भी अगेन सेम काम करेंगे, लेकिन इस बारी जो स्ट्रेच और कंप्रेस करेंगे अलोंग y एक्सिस। तो यहां पे आएगा स्ट्रेच द ग्राफ अलोंग y एक्सिस। इसमें ग्राफ को क्या कर देंगे भाई, स्ट्रेच कर देंगे। ये पॉइंट्स ध्यान रहे चेंज नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट्स सेम ही रहेगा, क्योंकि जो पहले 0 हो रहा था अभी भी पॉइंट तो वही रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा हमारे पास नया वाला ग्राफ। इसमें वापस क्या आ जाएगा, कंप्रेस द ग्राफ अलोंग y एक्सिस। तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास। वापस x वाले कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिख जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनते हुए दिखता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो लिख लेंगे इसको, लिख लिया। अगर मेरे को y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ लेना है और y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सिंपली इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो हमारे पास अगर ये एफ एक्स का ग्राफ था तो एफ ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट है विच इज कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, और हमें यहां पे पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए कि y इक्वल टू एफ एक्स से हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो नीचे वाला हाफ है इसको रिजेक्ट कर देना है, जो नीचे वाला हाफ है इसको रिजेक्ट करके, और इसका रिफ्लेक्शन लेना है किसके अबाउट, तो यहां पे लिखना है रिजेक्ट, या फिर ऐसा बोल दो कि टेक रिफ्लेक्शन ऑफ लोअर हाफ अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका जब आप रिफ्लेक्शन लोगे अबाउट एक्स एक्सिस तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। तो ये जो मैंने ग्राफ लिखा है ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनते हुए दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अगर मैं इसकी बात करूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स से कहां पहुंचना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, रिजेक्ट द लेफ्ट हाफ एंड टेक रिफ्लेक्शन ऑफ राइट हाफ अबाउट y एक्सिस। तो बेसिकली आपको लेफ्ट हाफ मतलब ये वाला पार्ट क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना, और जो राइट वाला पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन और किधर ले लेना है, अबाउट y एक्सिस। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बनते हुए दिखेगा। तो ये जो पूरा ग्राफ है किसका ग्राफ है भाई, एफ ऑफ मॉड एक्स का। खराब कर दिया ना वीडियो तूने, है ना, फाइन लगेगा तेरे पे ना, डिस्टर्ब कर रहा है। क्या लिखा है, वही हाफ ही तो लिखा है, एच एल। ये लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं विच इज एफ एक्स हमें कहां पहुंचना है, मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पे। इसमें भी सेम काम करना है कि रिजेक्ट द लोअर हाफ एंड टेक रिफ्लेक्शन ऑफ
अपर हाफ अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये वाला हाफ आपको रिजेक्ट कर देना है, और ये वाला जो है इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। तो आप पहुंच जाओगे y इज इक्वल टू एफ एक्स से, मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स पे। तो बस आप इतना लिख लेते हो शॉर्ट नोट्स में और इतनी चीजें याद कर लेते हो तो इतना इनफ होगा आपके जेईई मेंस के लिए। सो दिस चैप्टर इज डन। इसको आप टिक मार्क कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए रेडी है। सेशन यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। अगला चैप्टर हम ये वाला डिस्कस करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो इसको अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो। ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। कीप पुशिंग, डोंट गिव अप। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड लेट्स गो फॉर जीत।